बात करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में। देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो अपने पास जो गिवन टॉपिक दिया हुआ है, जो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये दो वर्ड्स से, दो टर्म्स से मिलकर बना हुआ है, ऑर्थोगोनल एंड ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल तो आप लोगों ने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी भी वर्ड आप लोग का जाना पहचाना है। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ या रास्ता, ठीक, कर्व या मैथ के लैंग्वेज में इसको हम लोकस कहेंगे, करेक्ट। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो टॉपिक के नाम से हमें ये आइडिया लग रहा है कि कुछ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर कुछ लोकस का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक, और बिल्कुल एग्जैक्टली होने वाला भी ऐसा ही है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है स्टूडेंट्स? अपने पास अगर कोई गिवन कर्व है या फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो ऑर्थोगोनल कर्व होगा, जो अपने पास गिवन कर्व है, मान लेते हैं कि कर्व अपने पास गिवन कर्व है, गिवन कर्व है C1, करेक्ट। तो अब अपने पास जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा, मतलब अब हमें एक ऐसे कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है, करेक्ट, जो C2 में इसको कहता हूं, तो C2 इज परपेंडिकुलर टू C1। जो C1 कर्व है उसके परपेंडिकुलर, उसके ऑर्थोगोनल कर्व का लोकस हमें फाइंड करना है, यानी कि कर्व फाइंड करना है, ठीक। एज एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए अपने पास कोई गिवन सर्कल है, करेक्ट। सिंपलीफाई करने के लिए, इजीली समझने के लिए, मैंने ये जो गिवन सर्कल है अपना, उसका सेंटर मैंने ओरिजिन के ऊपर रख लिया, ठीक। अब ये जो सर्कल है, या इस, चलो फैमिली ऑफ सर्कल ले लेते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या है कि अब ये जो अपने पास फैमिली आ रही है सर्कल की, इस फैमिली ऑफ सर्कल में क्या है, ये सभी सर्कल्स जो हैं उन सब का सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। तो इन सब की एक फैमिली बन रही है, और हर उस पूरी फैमिली में हर एक सर्कल को हम लोग उस फैमिली का मेंबर कहेंगे, करेक्ट। ये सब फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या हो गया कि अब हमें ऐसा कर्व फाइंड करना है जो इसके हर एक मेंबर पे, यानी हर सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, और कॉन्सेप्ट हम लोग वही ऑर्थोगोनल कर्व वाला यूज करेंगे। ऑर्थोगोनल कर्व में हमने पढ़ा है फॉर ऑर्थोगोनल कर्व्स, हम लोगों ने ऑर्थोगोनल कर्व्स के लिए क्या पढ़ा है कि dy अपॉन dx ऑफ कर्व 1 इनटू dy अपॉन dx ऑफ कर्व 2 इज इक्वल टू -1। ये एग्जैक्टली वही है, m1 इनटू m2 इक्वल टू -1। इन सबको बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने टैंजेंटल नॉर्मल के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक। अब थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता देता हूं ऑर्थोगोनल कर्व्स या एंगल बिटवीन टू कर्व्स होता क्या है, ठीक। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स सिंपल सा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या है, लाइक अपने पास एक कर्व ये दिया है मैंने पैराबोला, ठीक, और दूसरा कर्व ये दिया है सर्कुलर। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब होता है कि ये दोनों कर्व्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक, लाइक यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे का मतलब पॉइंट P में लिख देता हूँ इसका नाम, और इसका नाम मैंने लिख दिया पॉइंट Q, ठीक हो गया। पॉइंट P पे जो पहला कर्व है, लाइक पैराबोला है, उसका टेंजेंट और
उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सेकंड कर्व का जो टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन द टू कर्व्स कहते हैं। करेक्ट। और इसको फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लिया एंगल बिटवीन टू लाइंस का। भाई ये हमारी पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन। अब कैलकुलस में हम लोग स्लोप कैसे लिखते हैं बच्चों? dy upon dx फर्स्ट टर्म माइनस dy upon dx ऑफ सेकंड। अब ये पॉइंट निकालना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा है, तो ये सब कहां पे अल्फा बीटा पे बात हो रही है, ये अंडरस्टूड है। करेक्ट। नीचे 1 प्लस dy upon dx ऑफ फर्स्ट कर्व इनटू dy upon dx ऑफ सेकंड कर्व। ठीक, ये हमारा एंगल बिटवीन टू कर्व्स आ गया। और अगर यही दोनों कर्व्स परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक, या ऑर्थोगोनल होते हैं, फॉर ऑर्थोगोनल कर्व्स m1 और m2 -1 होता है, इसीलिए हमने इसका प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, dy upon dx ऑफ फर्स्ट कर्व इनटू dy upon dx ऑफ सेकंड कर्व दैट इज इक्वल टू -1। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा जो देखिए, इसको एक एग्जांपल से करेंगे। ठीक, पहले मैं इसके दो छोटे छोटे से स्टेप्स हैं वो लिख के आपको बता देता हूं। ठीक, देखो सबसे पहला काम तो तुम ये करो, जो भी गिवन कर्व होगा, मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी अपना गिवन कर्व होगा उसका आपको dy upon dx फाइंड करना है। ये मान लेते हैं कि -5x आ गया। करेक्ट, उसका हमें क्या करना है, dy upon dx फाइंड करना है, या यूं कह सकते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे, हमारा जो dy upon dx है, रिप्लेस dy upon dx by माइनस dx upon dy, यानी कि माइनस dx upon dy will be equal to माइनस मतलब xy का कोई फंक्शन आ, करेक्ट। एंड देन इसको आपको क्या करना है, देन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऐसा क्यों किया है, लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल ये है मेरे बच्चों कि देखो ये पहले वाले कर्व का m1 आया, ठीक, सेकंड वाले कर्व का जो m2 लिखोगे dy upon dx ऑफ c2 वो -1 upon dy upon dx ऑफ c1 ही होगा ना। ठीक है, तो dy, अब ये हमने पास क्या है, इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस dx अपॉन dy। ठीक, ये क्या बन गया, माइनस dx अपॉन dy, जो कि क्या था, फाई ऑफ xy था ये फंक्शन। अब देन इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और एंड क्वेश्चन में कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे, गिवन होगा, सर्टेन कंडीशन गिवन होगा, जिसकी हेल्प से आप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। मतलब जैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते थे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते थे, तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे, लिखेंगे, तो अब सोचो यहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन जब आप फाइंड करोगे तो फैमिली के एक मेंबर का ऑर्थोगोनल कर्व मिलेगा। करेक्ट, और जब जनरल इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, जब आप जनरल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो पूरी फैमिली का फैमिली ऑफ कर्व्स मिल जाएगा। ठीक, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो एंड फिर एक सिंपल सा इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इफ 2 4 इज अ पॉइंट ऑन द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, देन ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री इज अ सर्कल, यानी जो इसका ऑर्थोगोनल कर्व है वो एक सर्कल है और उसका रेडियस फाइंड करना है, हुज रेडियस इज। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो उसका जो है आपको रेडियस फाइंड करना है। चलो करते हैं। हमने क्या कहा था, सबसे पहले जो अपने पास गिवन कर्व है, ये कर्व है, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। अब यहां पे ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देने का मेरा पर्पस ये है कि इसमें जनरली जो गलती होती है या बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूजन भी इधर दूर होगा अपना, ठीक है। कहाँ गलती करते हैं उस गलती को ध्यान में रखना है, वो गलती नहीं करनी, करेक्ट। देखिए हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग फॉर्म करते हैं तो ये 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। तो भाई आप इसको क्या लिखोगे, 2y या a माइनस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, देन डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास 2x अपॉन a माइनस 2y आ गया, ठीक है। अब यहीं पे हमसे गलती हो जाती है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है और ये गलत हो जाएगा। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन गलत नहीं है, ठीक है, बट हमारा यहाँ पे तरीका गलत हो जाएगा, अप्रोच गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि अपने पास ये जो a है इसका वैल्यू मालूम नहीं है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अपने पास, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करते थे। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए, याद कीजिएगा, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे तो आप क्या करते थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को तो हटाते थे, ठीक है। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसको हमें एलिमिनेट करना है, ठीक। तो अब इसको हम सही तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन इसका लिख लेते हैं। तो क्या होगा अपने पास लिखने का तरीका, बहुत सिंपल है। डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्होंने पढ़ा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू ए। अब देखो दोनों तरफ जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट राइट साइड का 0 हो जाएगा। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, करेक्ट। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्वोशंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, सही हो गया, इंटू डेनोमिनेटर हो गया वही आपका y माइनस अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। हालांकि नीचे वाई स्क्वायर भी होगा तो इसके लिए मैंने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं समझी, इसको राइट साइड में 0 कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 2xy प्लस का 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो तुम इसको कैसे लिखोगे इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 2xy प्लस ये 2 था तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। या यूं कह सकते हैं कि 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो तैयार हो गया, ठीक। पहला स्टेप हमारा आ गया। तो ऐसे लिख लेता हूं मैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखना था, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है बताओ, ये
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। ऊपर का डिग्री 2, नीचे का भी 2 और डिग्री 2, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप ये था कि भाई ये जो हमारा dy अपॉन dx है इसको माइनस dx अपॉन dy करना है और ये 2x अपॉन, अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो ऐसा कर लेते हैं, ये dx अपॉन dy जो होगा ये 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या यूं कह सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy हो गया, ठीक। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, y इज इक्वल टू वी एक्स लिखना होगा। तो भाई dy अपॉन डी एक्स क्या आता था, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स आता था। ये सब हम लोग सब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x और कितना हो गया वी एक्स, तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना 2v। तो कितना हो गया x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स कितना हो गया वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। तो वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, तो ये हो गया आपका माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन का 2v, ठीक। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या तैयार हुआ अपना, इसको मैं लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी और ये माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, करेक्ट। माइनस कॉमन ले लिया, dx अपॉन एक्स 2v अपॉन ये, और ये वाला पार्ट अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये तो इसको t कर लेते हैं, ये log बन जाएगा, तो मैं इधर लिख लेता हूँ क्या, log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये dt बन गया, ये t है इधर, इसी तरीके से माइनस log x, और इसको मैं log c ही लिखता हूँ क्योंकि दोनों तरफ log है, तो log c लिखना ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब बताइए क्या हो गया, वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन आया डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि ये पूरा फैमिली ऑफ कर्व्स मिला। भाई सी का वैल्यू अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वैल्यू आएगी, तो इनके उस फैमिली ऑफ कर्व के अलग अलग मेंबर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ अपने पास एक केस दिया हुआ है कि 2, 4 जो है वो पॉइंट के ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी पे ऊपर है, यानी कि जो कर्व ऑर्थोगोनल कर्व है वो 2, 4 से पास हो रहा है, तो पासिंग पॉइंट दिया है, एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे, सी का वैल्यू मिल जाएगा। अब v क्या है अपना, तो v से घबराना नहीं है, v को मैं y अपॉन एक्स लिख देता हूँ, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसको तुम क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर, एक्स कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया सी एक्स। अब 2, 4 जो पॉइंट है ये इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो भाई क्या लिख देंगे 2 और 4, तो 16 प्लस 4 c इंटू 2 तो 20, तो कितना आ गया c इज इक्वल टू आ गया 10। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, क्या ये एक सर्कल नहीं है क्या? बिल्कुल है, कह भी रहा था कि इज अ सर्कल। फिर इस सर्कल का तुम्हें रेडियस फाइंड करना है तो कर लोगे, सेंटर भी लिख सकते हैं हम, सेंटर क्या आ जाएगा 5, 0, और ये तो बहुत ही टुच्ची सी बात हो गई भाई 25 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि रेडियस जो है वो क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो याद रखना है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। और इस पार्टिकुलरली इस क्वेश्चन से पूरा
जो है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी डिवाइड हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है क्या कि जो अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हटाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देना है। कंडीशन जो दिया हुआ रहेगा, कंडीशन अप्लाई करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, आप इस एक क्वेश्चन के हेल्प से पूरा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट किसी और टॉपिक का मैं वीडियो बना के एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट एक और वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।